नेपाल में अब आगे क्या होगा? इन सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा? सब कुछ इतना अचानक कैसे हुआ? पॉलिटिकल रिजीम चेंज या सिस्टम चेंज उनका तत्काल का मकसद नहीं था। अगर एक कोई चीज़ पारदर्शी है, कोई फेनोमेना पारदर्शी है नेपाल में, तो करप्शन है। पहले चार्ज ये था कि स्टेट अकाउंटेबल नहीं हुआ, स्टेट रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ टुवर्ड्स पीपल्स ग्रीवेंसेस। अब क्या हो गया कि स्टेट लेसनेस आप इम्पोज कर रहे हैं। 30-30 लोगों का मौत एक दिन में स्टेट के गोली से कभी नहीं हुआ है नेपाल में। हो रहा था, उनके पास सारे मशीनरी थे, तभी भी उन्होंने एक जो पब्लिक फ्यूरी है उसको अंडरमाइन किया। सुप्रीम कोर्ट के ठीक 1 किलोमीटर पीछे सेना का मुख्यालय था। संसद भवन पे हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, इन सारी जगहों पर सेना के मुख्यालय पर हमला नहीं हुआ। ये बात भी उठ रहा है कि सेना क्या कंट्रोल कर सकती थी और वो उसमें नाकाम रही, क्या क्यों ऐसा हुआ? देयर वाज ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन एंड द गवर्नमेंट। इस सिचुएशन के पीछे क्या किसी अंदरूनी ताकत का हाथ है या कोई बाहरी ताकत भी इसके पीछे का? बाहर के दुनिया में बाहरी फोर्सेस भी अपने लेजिटिमेट इंटरेस्ट, इलेजिटिमेट इंटरेस्ट कैसे आगे बढ़ाए वो देखेंगे। दूसरी चीज़ ये आती है कि ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि अगर ओली जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिव रही होती, अगर उसने सही समय पर फैसला लिया होता, ओली ने 8 सितंबर को ही अगर रिज़ाइन कर दिया होता तो ऐसी स्थिति ना आती। तो क्या इस प्रोटेस्ट में भी कहीं से ऐसा हुआ या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि कोई ऐसा वक्त आया होगा जहाँ पर वोलेटिलिटी को फ़ायदा उठा करके राजशाही की वकालत करने वाली जो ताकतें हैं वो भी अपना मौका ढूंढ रही थी? बहुत ही सेंसिटिव चीज़, इसलिए मैं ये फोरम में नहीं बोलना चाहता हूँ। अभी इस वक्त जो जेनजी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनकी जो लीडरशिप है वो भारत को किस तरह देख रही है ऐसे माहौल में? मोनार्की हट गया तो इंडिया ने दोनों ट्रेडिशनल अलाइज लूज किया, इसलिए वो लिवरेज इंडिया के पास अब नहीं है जो 2006 से पहले था। क्या इसके पीछे लोगों के गुस्से का ही हाथ है या कुछ और भी है जो हमारी नज़र से छिपा हुआ है? वॉट नेक्स्ट फॉर नेपाल? नेपाल में अब आगे क्या होगा? नेपाल की कमान किसके हाथ जाएगी और इन सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा? सवाल कुछ और भी हैं, जैसे ये सब कुछ इतना अचानक कैसे हुआ, अभी इसी वक्त क्यों हुआ, हुआ भी तो उस हद तक सीमित क्यों नहीं रहा जितना एक लोकतंत्र में होना चाहिए था? क्या इसके पीछे लोगों के गुस्से का ही हाथ है या कुछ और भी है जो हमारी नज़र से छिपा हुआ है? आज इन्हीं सारे सवालों पर बात करेंगे, इनके जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ हैं नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे और आज वो नेपाल की इन परिस्थितियों पर हमारे साथ विस्तृत जो है चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका ललित साहब। तो सबसे पहले जिस सवाल पर आते हैं, इस सवाल पर आते हैं कि इसकी टाइमिंग जो है अभी इसी वक्त क्यों हुआ? नेपाल में पिछले 17 साल से लोकतंत्र है, पिछले 17 साल से लगातार ऐसे सवाल उठते रहते हैं कि करप्शन जो है बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आरोप लगते रहते हैं नेताओं पर। तो ये जो टाइमिंग है 2025 के सितंबर में ही क्यों हुआ? इसलिए कि आखिर अगर ये जब इश्यूज उठते हैं और उसमें शासक लोग या उस सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, सारथी लोग हैं, उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो किसी टाइम पर वो वोल्केनिक फॉर्म लेता है। मुझे लगता है कि वो एक वोल्केनिक फॉर्म ले लिया था इसने, अब ये बर्स्ट हो गया और ये परिस्थिति आ गया। ये कमजोरी फिर वो नेता लोग जिसको हम शासक लोग बोलते हैं, उनकी इतना कमजोरी है कि ये हो रहा था, उनके पास सारे मशीनरी थे, तभी भी उन्होंने एक जो पब्लिक फ्यूरी है उसको अंडरमाइन किया। प्रेडिक्ट नहीं कर पाया पब्लिक फ्यूरी, क्योंकि इसमें शायद नेपाल के अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका लीडरशिप 60 साल से ऊपर 80 साल तक के लोग करते हैं। तो विरोध करने वाले लोग भी पॉलिटिकल पार्टीज के जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार 30 से नीचे के लोग हैं, उनका फ्यूरी, ऑर्गेनाइज फ्यूरी, सड़क पर जब वो बिखरता है उसका स्वरूप दूसरा होता है। शायद गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की, भाप नहीं पाए। इसके पीछे जो सबसे पहले जो वजह हमें बताई गई, अचानक से जो खबरें आने लगी, उनमें था कि सोशल मीडिया बैन, इन सारी चीज़ों की वजह से हुआ। बाद में ये खुला, कुछ वक्त बाद ये खुला, प्रदर्शनकारियों ने भी ये साफ किया कि सोशल मीडिया सिर्फ नहीं है, भ्रष्टाचार भी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया ने सिर्फ चिंगारी भड़काई है। तो सोशल मीडिया को लेकर के जो बात चल रही थी उसका क्या रोल था इसमें? नहीं, एक तो हम सुपरफिशियली इस चीज़ को देखते हैं, तो हाँ, सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया।
इसके विरोध में, क्योंकि सोशल मीडिया भी बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है आप और मेरे बीच के कम्युनिकेशन का, हमारा विजन एक्सप्रेस करने का, हमारा प्रोटेस्ट एंगर वेंटिलेट करने का। आपने उसको छीन लिया एक। लेकिन उससे पहले ज़्यादा था कि करप्शन भी उन्होंने इश्यू उठाया। नेपाल में करप्शन ऐसा चीज़ है जो सब लोग फील, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि पास्ट 18-19 साल में ग्रेजुअली जो एक करप्ट कल्चर डेवलप हो गया, पहले भी था लेकिन अभी वो ट्रांसपेरेंट है। इफ देर इज़ वन थिंग ट्रांसपेरेंट, अगर एक कोई चीज़ पारदर्शी है, कोई फेनोमेना पारदर्शी है नेपाल में, तो करप्शन है। और कोई एक फेनोमेना डिसेंट्रलाइज्ड है टॉप टू बॉटम, वो करप्शन है। क्योंकि पहले हम ये लोग बोलते थे कि बड़े नेता लोग करप्ट हैं, लेकिन अब क्या हो गया है, डिसेंट्रलाइजेशन, वार्ड लेवल तक वो फंड होता है, वहाँ पर करप्शन है। यानी पावर डिसेंट्रलाइज नहीं है लेकिन करप्शन डिसेंट्रलाइज था पूरा। जी बिल्कुल। तो जो लोग जो वार्ड लेवल में, गांव लेवल में जिन नेताओं को, जिन लोगों को पब्लिक के इश्यूज को उठा के गवर्नमेंट तक जाना था, वो लोग भी करप्ट हो गए हैं, इसलिए नज़रअंदाज किया इस चीज़ को। तो जब ये करप्शन इतना विजिबल था, तो यूथ लोगों ने जो ये जिसको जेन जी जनरेशन करके अभी बोल रहे हैं, तो उन लोगों का जो डिबेट का पॉइंट था, ये करप्शन भी एक इश्यू था, उस प्लेटफॉर्म को भी गवर्नमेंट ने स्नैच करने की कोशिश की कि गवर्नमेंट ये भ्रम में रहा, पॉलिटिकल लीडर्स इस भ्रम में रहे कि अगर हम ये प्लेटफॉर्म को स्नैच कर देंगे तो हम सेफ रहेंगे, हम साफ दिखेंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि उन्होंने जो सोशल मीडिया बैन किया था वो इस मकसद से किया था कि वो जो डिसेंट की आवाज़, जो डिसेंट उठ रहा था, जो आवाज़ उठ रही थी उनके खिलाफ, उसको रोक मेजर मकसद वो था। लेकिन उसके साथ एक चीज़ भी है, अभी जो जेन जी जनरेशन वो आईटी के साथ बिल्कुल इंक्लाइंड है, आईटी जनरेशन भी है, वो थोड़ा बिजनेस भी कर रहे थे, थोड़ा इनोवेटिव काम भी कर रहे थे, तो एक्सप्लोर भी कर रहे थे। तो वो फोरम को भी आपने एक तरह से उनके जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था उसको भी आपने क्रश कर दिया। अच्छा, इसको लेके दो जो है पक्ष हैं, दो पक्ष इसको लेके उठ रहे हैं कि एक बात तो ये है कि सरकार जो है हो सकता है कि ऐसा चाहती हो कि हम लोगों की आवाज़, जो विरोध हमारे खिलाफ उठ रहा है, जो नेपो किड्स हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, उसको हम थोड़ा दबाएं, उसको रोकें, जो विरोध में आवाज़ उठ रही है उसको रोकें। दूसरा पक्ष एक ये बात चल रही थी कि सरकार रेगुलेट भी करना चाहती थी कि बाकी देश हैं वो, उन्होंने ऐसे नियम लगाए हुए हैं कि हम रेगुलेट कर सकें जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि सरकार का वो जो कदम है वो गलत नहीं है, वो रेगुलेशन के लिए ही था। तो इन दोनों में से कौन सी वजह है? दोनों सही है, दोनों चल रहे थे पैरेलल। लेकिन गवर्नमेंट जो रेगुलेशन का बात कर रहा था, गवर्नमेंट से आ रहा था, उसमें ये भी था कि सोशल मीडिया को बिल्कुल डिसफंक्शनल करना। अगर हमारा कोई पोस्ट उनको लगेगा कि उतना कंफर्टेबल नहीं है तो वो पोस्ट हटाने के लिए बोलेंगे, हमारे प्राइवेसी तक वो इन्वेड करेंगे, और रीपोस्ट करने को वो कग्निजेबल ऑफेंस इस तरह बनाने का सोच था। इसलिए क्योंकि ये चीज़ और गवर्नमेंट के डिसीजन अप्रोच के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये स्पेशली वाली गवर्नमेंट बहुत ही इनटॉलरेंट था डिसेंट तक। कोई भी, जैसे मान लीजिए मार्च 2 में आंदोलन हुआ, प्रो बना के आंदोलन, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरह क्रश किया, एक्सेसिव फोर्स यूज़ किया। वहाँ मंच में इन लोगों ने जो नेशनल एंथम में लोग खड़े थे वहाँ पर गोली चलाई। तो डिसेंट को तो, और इसने क्या किया, पुलिस को बिल्कुल पार्टी के पुलिस विंग की तरह यूज़ किया। अच्छा, ये इसलिए एकदम चाइना की तरह। जी, एक इंटॉलरेंस का लेवल गवर्नमेंट, बस ये स्पेशली वाली गवर्नमेंट कहूँगा, हालांकि और पार्टीज भी हुई है, और पार्टीज ने भी इस चीज़ को रोका नहीं, विरोध नहीं किया, क्योंकि करप्शन में हिस्सेदारी सबका है। मेजर पार्टीज, 3 पार्टी जो मेजर लीडरशिप गवर्नमेंट पास्ट 18-19 साल से उन्हीं के हाथ में लीडरशिप है, रोटेट करता रहता है। पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज होता होगा, आज कांग्रेस और यूएमएल एक जगह आएंगे, कल कांग्रेस और माओइस्ट होंगे, लेकिन लीडरशिप यही है। और उसमें गवर्नमेंट पे इससे पहले मदर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज भी रहे हैं, उनका करप्शन में कोई एतराज़ नहीं है, हिस्सेदारी है सबका। और एक कल्चर इन लोगों ने डेवलप किया, वे ऑफ गवर्नेंस डेवलप किया कि हम करप्शन करेंगे लेकिन इम्यूनिटी हमको चाहिए,
कोई भी कैबिनेट कोई भी डिसीजन लेगा पॉलिसी डिसीजन के नाम पर, उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। तो इसलिए टोटलिटेरियनिज्म है, टोटल एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। और एक नारा है गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल पार्टीज का, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, बट दे हैव टर्न टू बी द मोस्ट करप्ट डिस्पेंसेशन। केवल ओली का नहीं, कांग्रेस भी उसमें पार्टनर है, माओवादी भी पार्टनर है, और मदर सेंट्रिक पार्टीज भी उसमें पार्टनर है। उन्होंने वही एडवांटेज डिराइव किया है जो आज का रूलिंग पार्टी कर रहा है। यानी जो है, जो युवा थे, जो जनजी थे और जो बाकी लोग थे, वो चाहते थे कि ये जो सारी पुरानी पार्टियां जो हैं, जो सारी ओल्डर पार्टीज़ हैं, ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरी व्यवस्था जो है धराशायी हो जाए। इसके बरक्स कोई और व्यवस्था जो है, और पार्टीज़ और नए चेहरे उभर कर आएँ जो यंग हों, स्पेशली क्योंकि वो सारे लोग ओल्डर एज के। मुझे ये पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि वो करप्शन के अगेंस्ट में जाना चाहते थे। ओली को हटा के कोई करे, ऐसा नहीं थी। एक दिन का प्रोटेस्ट था उनका, 4 सितंबर का प्रोटेस्ट का ये था। इसलिए वो करप्शन पर अकाउंटेबल, उसमें इन्वेस्टिगेशन हो, ये चाहते थे। पॉलिटिकल रेजीम चेंज या सिस्टम चेंज उनका तत्काल का मकसद नहीं था। हालांकि ये तो जब उस समय भटक गया जब गवर्नमेंट इतना इनसेंसिटिव और क्रिमिनली 30-30 लोगों को, जिसमें 12 साल का बच्चा भी है, 30-30 लोगों का मौत एक दिन में स्टेट के गोली से कभी नहीं हुआ है नेपाल में। माओइस्ट इंसर्जेंसी हुआ 10 साल, 1996 से लेकर 2006 तक 17,000 लोग मारे गए, दोनों स्टेट और इंसर्जेंट्स के बीच में क्लास में। वो साल में 1700 होता है और एक दिन में 5-4 होता है। एक दिन में 30 लोगों को आप मार रहे हो और 133 लोग सीरियसली वुंडेड है। पता नहीं और क्या उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, हमको अभी भी तक पता नहीं। इसलिए इससे क्या हो गया कि गवर्नमेंट क्रिमिनल है, लोगों को मारती, मतलब ये नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन ने कैपिटल पनिशमेंट अबोलिश किया है। एक्सपेक्टेशन ये है कि चूँकि स्टेट आदमी का जान दे नहीं सकता, इसलिए लेने के अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन आप प्रोटेस्ट में मार रहे हो, और उसमें भी जिसका फुल पोटेंशियल लाइफ का अनएक्सप्लोर्ड है। इट्स अ बिग लॉस। एक 60 साल का 70 साल का आदमी का, लीडर्स का जाना, उसने बहुत सारे काम, अच्छा काम बुरा काम कर लिया होता है। लेकिन यहाँ एक 20 साल का कॉलेज में 12 क्लास का लड़का है, लड़की है, 18 साल 17 ईयर्स उसको मार रहे हो। तो इसलिए यू आर रॉबिंग द पोटेंशियल ऑफ द स्टेट, फ्यूचर पोटेंशियल। ये इसलिए अभी के सिस्टम पर ये एलिगेशंस हैं, उनको इसमें सफाई देनी होगी। यानी कि ये सब कुछ जो शुरू हुआ करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो सब कुछ जब पहले दिन 8 सितंबर को जो प्रोटेस्ट हुए, उसमें जब पुलिस ने गोलियां चलाई, उसके बाद वो मकसद बदल गया और रिजीम चेंज और इस तरह के मकसद भी लोगों के अंदर आ गए। एक चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरी चीज़ कि ये सब कुछ सोशल मीडिया पर, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है इस प्रोटेस्ट का, वो सोशल मीडिया पर हो रहा था। वहाँ पर ये कंट्रोल नहीं है कि कौन पोस्ट शेयर कर रहा है, कौन लोगों को एकजुट कर रहा है, इसका कंट्रोल नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है, जैसा कि प्रोटेस्टर्स ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने बीबीसी नेपाली से ऐसा कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि हाईजैक कर दिया गया है प्रोटेस्ट को, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिनके अलग मकसद हैं, वो हमारे बीच आ गए हैं, हमारा मकसद हिंसा का नहीं था। तो क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि सोशल मीडिया से सब कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो वहाँ पर कुछ ऐसे कैंपेन्स चलाए गए, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जो जेंजी नहीं थे, जिनका मकसद वो नहीं था जो जेंजी का था? ये देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन की बात है। गवर्नमेंट और जो जेंजी भी, मुझे लगता है कि जेंजी को ये डिमांड करना चाहिए, मतलब उन्होंने डिनाउंस तो किया है वायलेंस को, लेकिन उनको ये डिमांड करना है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स को बाद में बाहर लाएंगे, जस्टिस में लाएंगे। तो लेकिन ये जेंजी का नाइविटी है, ठीक है, इमेच्योरिटी है, एज के हिसाब से भी उन्होंने इस चीज़ को एंटिसिपेट नहीं किया होगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम है, उसमें एक कमांड कंट्रोल सिस्टम नहीं है, लीडरशिप नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड फेस नहीं है, उनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो एक मान लीजिए एक विजन उनका था कि हम ये करेंगे तो हम स्टेट को, हम रूलर्स को अकाउंटेबल बनाएंगे। तत्काल सत्ता में जाने का शायद उनको वो सोच नहीं था। लेकिन इसमें नेपाल में फिर पॉलिटिकल जो इसमें है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं नेपाल में। सबसे इस चीज़ के लिए हम एक वो माओइस्ट इंसर्जेंसी 10 साल रहा, जैसे बताया आपको। बिल्कुल। वो उन्होंने वायलेंस यूज़ किया,
इंडिया अमेरिका जैसे मुल्क ने उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया, तो इजीली आपने उनको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में पॉलिटिकल लीडरशिप सौंप दिया। तो उसने वायलेंस को एक लेजिटिमेसी रिकॉग्नाइज किया, पॉलिटिकल चेंज को, रेजिम चेंज के लीगल इंस्ट्रूमेंट के रूप में आपने accept वायलेंस को किया। रिकॉग्नाइज किया। तो इसलिए अब लोग क्या करते हैं, वायलेंस का सहारा लेते हैं, एक। दूसरा, उसके बाद जो भी जेएनजी का मूवमेंट से ये हुआ, तो बिल्कुल उसमें अराजकता हो गया है, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप चले गए नेचुरली। कौन है आइडेंटिफाई करना, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी जेएनजी का है, स्टेट के साथ मिलकर उनको एक्सपोज करना है। उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट दिखता है, क्योंकि पहले भी हमने वायलेंस किया है, इसलिए हम रेजिम में आ गया, ये भी सोच हो सकता है। लेकिन देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि नेपाल एक स्टेट लेस देश की तरह, पहले चार्ज ये था कि स्टेट अकाउंटेबल नहीं हुआ, स्टेट रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ टुवर्ड्स पीपल्स ग्रीवेंसेस। अब क्या हो गया कि स्टेट लेसनेस आप इम्पोज कर रहे हैं। आपने एग्जीक्यूटिव में सिंबल है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जहाँ प्राइम मिनिस्टर का भी ऑफिस है, उसको जला दिया, सिंह दरबार। हाँ। आपने पार्लियामेंट जहाँ से फंक्शन करता था, वो कन्वेंशन हॉल, उसको जला दिया। आपने जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आपने 13 कोर्ट्स को, लोअर कोर्ट्स के बिल्डिंग को जला दिया, और अटॉर्नी जनरल का ऑफिस, सारा रिकॉर्ड आपने जला दिया। तो आप है कौन, आप पॉलिटिकल नहीं सकते। आप नेपाल को सम्मान, डिग्निटी, प्रोग्रेस और एक मॉडर्न स्टेट, रेस्पॉन्सिबल स्टेट बने, ऐसा चाहने वाले फोर्स तो नहीं है ना, क्योंकि यू हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। अब ये 50 साल आपने पीछे ये कर दिया। माओइस्ट के टाइम में भी हुआ था, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस, बैंक लूटे गए थे, कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब टोटली डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। लेकिन नेशनल हेरिटेज जिसको आप बोल सकते हैं, उस तरह के इंस्टीट्यूशन को भी आपने ख़त्म कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया। इसलिए ये ज़रूर एंटी नेपाल सेंटिमेंट और वेस्टर्न इंटरेस्ट सेंटिमेंट काम कर रहा होगा कि ये करने के बाद हम कहीं से पैसा लूटेंगे, हम अमीर बन जाएंगे, हम हीरो बन जाएंगे। लेकिन इसमें वो भी है पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक जो पहले का कंसेंसस कि हाँ वायलेंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्होंने इंक्लूड किया, वायलेंस शुड बी रिकग्नाइज्ड एज ए लेजिटिमेट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही ग्लोरीफाई किया। अतीत में नेपाल में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंज हुए हैं, बहुत मूवमेंट हुए हैं, उसमें पीसफुल मूवमेंट भी हुए हैं, लेकिन पीसफुल मूवमेंट को आपने ग्लोरीफाई नहीं किया। आपने जो सशस्त्र विद्रोह है उसको आपने ग्लोरीफाई कर दिया। यानी एक तरह से अगर कहा जाए तो, जैसे अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें, तो जो गांधीयन प्रोटेस्ट का जो तरीका है, हमारे जो समझ में गांधी याद आते हैं, वो उस तरह का प्रोटेस्ट जो अहिंसा से उपजा हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन नेपाल में अगर बात करें तो वही चीज़ जो माओइस्ट के साथ आई है, तो उन्होंने वायलेंस को देखा है अपने इतिहास में कि उससे हम चेंज ला सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर हाँ, वो चीज़ हुआ। गांधी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनोमेना थे और में जिसने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया, चाहे मार्टिन लूथर किंग बोलिए, नेल्सन मंडेला बोलिए। लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नेपाल में, और केपी ओली का देखिए, उन्होंने उनका पॉलिटिकल लाइफ शुरू हुआ नक्सलाइट मूवमेंट से, आदमी को मारा है उन्होंने, वो इज ए मर्डर कन्विक्ट, लेकिन बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए। प्रचंड का देखिए, उन्होंने मतलब उनके मूवमेंट के कारण बहुत सारे लोग मारे गए हैं, लेकिन उनको वो हीरो की तरह हमने मिनिमम हिंसा को डिनाउंस भी नहीं किया। हमने ये भी नहीं बोला कॉन्स्टिट्यूशन जारी करते समय कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में हम हिंसा का सहारा लिया था, हम डिनाउंस करते हैं और हम पीसफुली आगे का पॉलिटिक्स में, ये कभी नहीं, ये कमिटमेंट नहीं किया उन लोगों ने। यानी इसका रास्ता खुला हुआ था, कभी न कभी ऐसा हो सकता था। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि अगर ओली जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिव रही होती, अगर उसने सही समय पर फैसला लिया होता, ओली ने 8 सितंबर को ही अगर रिज़ाइन कर दिया होता, तो ऐसी स्थिति ना आती। ऐसा नहीं, 8 सितंबर को भी इतना मर्डर होने के बाद रिजाइन भी करता था, वो ये नहीं था मर्डर। वो जो स्टेट द्वारा कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ, वो अक्षम्य अपराध है। तो सिचुएशन मुझे लगता है उनके रेजिग्नेशन के बिना शांत नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह के एक तरह का बेहिम हो गया, लूट प्लंडर, पूरा देश में जेल ब्रेक हुआ, सारे 13,000 से ज़्यादा क्रिमिनल्स रिलीज़ हो गए या अंडर ट्रायल जो थे वो रिलीज़ हो गए। उसमें एक निश्चित माइंडसेट काम कर रहा है, एनार्किक सिचुएशन हो गया है। अब वो जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन और सिस्टम है, उनके
उनकी यूटिलिटी का, उनके रिलेवेंस क्वेश्चन में आ गया है। इसलिए लेकिन मुझे लगता है कि ओली ने जो किया उससे अब उसके बाद अब ये करप्शन का केसेस इन्वेस्टिगेट होंगे। जो सभी लीडर, सभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में कोई ना कोई बड़ा फाइनेंशियल इरेगुलरिटी या करप्शन के केस है वो इन्वेस्टिगेट होंगे। तो अब सबसे बड़े जो है सवाल पर आते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि एनार्किक सिचुएशन बन गई, इस सिचुएशन के पीछे क्या किसी अंदरूनी ताकत का हाथ है या कोई बाहरी ताकत भी इसके पीछे काम कर रही है? देखिए अभी जो हम लोग देख रहे हैं अंदर में, तो जो बिल्डअप कर रहा था सिचुएशन नेपाल में, करप्शन का सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी की एब्सेंस का कारण और डिसेंट को क्रश करने का गवर्नमेंट जिस तरह डिसेंट को इन जीरो टॉलरेंस दिखा रहे थे, उसके कारण ये सब हुआ है। लेकिन जब एक सिचुएशन बहुत ही वोल्केनिक वोलेटाइल सिचुएशन आता है, उसमें बाहर के दुनिया में बाहरी फोर्सेस भी अपने लेजिटिमेट इंटरेस्ट, इलेजिटिमेट इंटरेस्ट कैसे आगे बढ़ाए वो देखेंगे। कैसे इंटरेस्ट हो सकते हैं? जैसे नहीं, जैसे मान लीजिए ये अब नेपाल अमेरिका डिस्टेंट एक फोर्स मानते हैं हम, इंडिया चाइना नेबरिंग कंट्रीज है, उनका वायलेंस होता है उस कंट्री में तो एक स्पिल ओवर इफेक्ट तो होता है ना बोर्डरिंग कंट्रीज में या तो उस इंटरेस्ट, लेकिन उसमें उनका इंटरेस्ट अगर वायलेंस से उनका इंटरेस्ट प्रमोट होता है तो कुछ समय तक तो अगर इसमें हम इंडिया की बात करें जी। तो हमारा नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर है 1700 का, ऐसा एग्जांपल शायद ही कहीं और मिले। जी जी हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि नेपाल में अस्थिरता रहे या नेपाल में इस तरह से वायलेंस फैलती रहे। तो बाकी आप जैसे अमेरिका और चाइना का नाम ले रहे हैं, तो उनके क्या इंटरेस्ट ऐसे हो सकते नहीं, हैं? उनके देखिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है उनका, बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा तो उनका इन्वेस्टमेंट सारा चला जाएगा, ये भी उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। तो इसलिए वो भी नेचुरली चाहेंगे कि किसी तरह ये सबसाइड करे। लेकिन जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, आप ये भी चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन के लिए फेवरेबल रिजीम रहे, वहाँ फेवरेबल पॉलिटिकल फोर्सेस रहे, ये तो स्वाभाविक जाना है ना। जहाँ तक इंडिया का है, देखिए इंडिया और नेपाल ट्रेडिशनली बहुत ही क्लोज, बहुत सारे फैक्टर्स आपने बोला, ओपन बॉर्डर, लेकिन कभी कभी पॉलिटिकली इंडिया ने ब्लंडर किया है। स्पेशली मैं 2006 की बात करूँगा, नेपाल में जब किंग ज्ञानेंद्र ने पावर ले लिया था, ये बोल कर लिया था कि हम माओइस्ट ने बहुत सारे डिस्ट्रक्शन किया लोगों का ये मुंबई में कारण, हम 3 साल में सिचुएशन को नॉर्मल करके ये हैंड ओवर कर देंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ का। हम लोगों ने विरोध किया, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ये बोलकर कि किंग को रूल करने का राइट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है, और वहाँ मूवमेंट हुआ। लेकिन किंग ने टाइम में उस चीज़ को रियलाइज़ किया, हैंड ओवर किया। लेकिन उसके हैंड ओवर करने के बाद एक नेचुरल था कि पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन इंडिया ने एक मीडिएटरी रोल प्ले किया उसमें। माओइस्ट और 7 पॉलिटिकल पार्टीज, जिस माओइस्ट को आपने टेररिस्ट बोला था, 7 पॉलिटिकल पार्टीज को आपने साथ में लाया और एंटी मोनार्की प्लेटफॉर्म में लोगों ने मोनार्की का एग्जिट एक सेक्शन ने मांगा था, वो मूवमेंट का डिमांड नहीं था। और माओइस्ट को सेंट्रल स्टेज में, तत्काल सेंट्रल स्टेज में लाने के लिए इंडिया का मीडिएटेड रोल आया। तो लेकिन फिर वो बात ये भी आ जाती है कि वही सारे लोग हैं जो चाहते थे कि मोनार्की जाए, और वो लोग भी उसके लेकिन पीछे बहुत सारे लोग भी थे जो चाहते थे मोनार्की कंटिन्यू करे। वो तो पीपल ऑफ नेपाल को डिसाइड करना था ना, वो सिचुएशन नहीं दिया। और मोनार्की के सडन एग्जिट के बाद जो वाइड क्रिएट हुआ, इंडिया ने उस सिचुएशन में एक इंटरनेशनली लीड रोल प्ले करने के लिए यूरोपियन यूनियन, वेस्टर्न फोर्सेस को भी इनवाइट किया। तो उनके नेपाल के इंटरनल मामला में प्रेजेंस से चाइना बिग वे में पहली बार नेपाल में इंटर किया। उसका एंट्री लिमिटेड था, लेकिन उसने जब बिग वे में आया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, और नेपाल में सबसे बड़ा FDI अभी लास्ट 5-6 साल से चाइना उसके लिए है। वो ट्रेड सेक्टर में आ गया, एनर्जी सेक्टर में आ गया है, और ये हॉस्पिटैलिटी इसमें। तो इंडिया का कॉम्पिटिटर नहीं है, चाइना सबसे बड़ा फोर्स हो गया है। इंडिया ने एक तरह से अपना जो ट्रेडिशनल क्लाउड था उसको प्लेटर में दे दिया। एक सिचुएशन आया जहाँ चाइना आ गया। मैं ये बोल रहा था कि अगर नेपाल के लोग उसके इंटरनल पॉलिटिक्स में खुद डिसीजन लेते तो वो इस तरह का सिचुएशन इंटरनेशनल फोर्सेस का प्लेग्राउंड इस हद तक नहीं बनता।
इसमें चाइना ने भी, इंडिया ने भी लूज किया, नेपाल के पीपुल ने भी अपना क्या जो इसमें ओली के सोवरेन ऑटोनॉमी लूज किया। और दूसरा चीज़ हुआ कि इंडिया के जो ट्रेडिशनल एलाइज थे दो नेपाल में, एक मोनार्की था, एक नेपाली कांग्रेस था। तो नेपाली कांग्रेस, लेकिन उस स्टेज में इंडिया ने माओइस्ट को सपोर्ट कर दिया। माओइस्ट नेपाल का इमर्जिंग पावर के रूप में और हमारा डिपेंडेबल एलाई होगा ये सोचकर इंडिया ने वो स्टेप किया। लेकिन जब कांग्रेस वीक हो गया और मोनार्की हट गया तो इंडिया ने दोनों ट्रेडिशनल एलाइज लूज किया, इसलिए वो लिवरेज इंडिया के पास अब नहीं है जो 2006 से पहले था। क्या इसमें ओली गवर्नमेंट और इन ऐसी गवर्नमेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केपी ओली प्रो चाइना रहे हैं? नहीं, और इसलिए उसमें ओली तो बाद में, उस समय गिरिजा प्रसाद कोइराला प्राइम मिनिस्टर बने, प्रचंड प्राइम मिनिस्टर बने, ये सब इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके ही वो इंडिया के मेडिएशन के बाद भी ये सिचुएशन डेवलप था। ओली भी इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे पहले, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन इशू हुआ 2015 सितंबर में, वो अर्थक्वेक के तुरंत बाद इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि वहाँ नेपाल के मधेश फोर्सेस ने ब्लॉकेट किया है, लेकिन इंडिया का सपोर्ट रहा, जिसमें नेपाल में बहुत ही सारे एसेंशियल कमोडिटीज़ का सप्लाई बंद हो गया और एक होल जनरेशन ऑफ पीपल एंटी इंडिया बन गए। ये मुझे लगता है कि इसलिए वो उसमें एक तो आपने ट्रेडिशनल एलाइज को गवाया वहाँ नेपाल में, दूसरा आपका रोल काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, चाइना इस कदर आ गया, तीसरा आपका जो जहाँ आपका मोनोपोली डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस था इंटरनल पॉलिटिक्स में, आपने वेस्टर्न पावर को लाया, इसलिए सीरीज ऑफ जो मिस्टेक्स हुए उसके कारण मुझे लगता है कि इंडिया थोड़ा वीक है नेपाल में। लेकिन फिर भी ये कहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ता है कि नेपाल और इंडिया का रिलेशंस यूनिक है, हिस्टोरिकल है, सिविलाइजेशनल है, कल्चरल है, ज्योग्राफी जुड़े हुए हैं। हालांकि गोरखा रिक्रूटमेंट भी बंद हो गया है, ऑफिशियली नहीं, अग्निवीर आने के कारण नेपाल से आ नहीं रहे रिक्रूटमेंट की, ये सारा। और उस समय बहुत सारे जैसे ब्लॉकेड 88-89 में भी हुए थे, लेकिन उस समय बॉर्डर के लोगों ने वहाँ इतना इनिशिएटिव लिया, यहाँ राजीव गांधी के पास आकर वो डेलीगेशन आकर वो खुलाने में बहुत रोल प्ले किया। लेकिन 2015 का एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था, अर्थक्वेक के बाद था, और 2006 में जो माओइस्ट के साथ कोलैबोरेशन हुआ, उसको लोगों ने ये लिया कि इंडिया खुद विक्टिम है टेररिज्म का, तो क्यों इंडिया में भी तो माओइस्ट है, एक अलग अप्रोच है इंडिया में, तो वही फिलोसफी और मॉडस ऑपरेंडी जो यूज़ करते हैं माओइस्ट, उनके साथ क्यों इतना फेवरेबल आइए। तो इस मुझे लगता है कि इसका आउटकम अभी भी नेपाल भुगत रहा है। और पीस प्रोसेस हुआ वो तो अच्छा हुआ, उस हद तक तो इंडिया के रोल को सबने एक्सेप्ट किया था, लेकिन आज तक ट्रांजिशनल जस्टिस पूरे नहीं हुए हैं। पीस विदाउट जस्टिस नहीं संभव है। तो अगर हम ये देखें कि इस वक्त जो हालात हैं नेपाल में, तो उसको लेकर के ये बात जताई जा रही है कि आपने कहा कि मोनार्की के जो ट्रेडिशनल अलाइज हैं उनमें से एक मोनार्की है, और वो अभी तक जो है उसके फैक्टर्स मौजूद हैं, उनके जो चाहने वाले, उसकी वकालत करने वाले मौजूद हैं। तो क्या इस प्रोटेस्ट में भी कहीं से ऐसा हुआ, या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि कोई ऐसा वक्त आया होगा जहाँ पर वोलेटिलिटी को फ़ायदा उठा करके राजशाही की वकालत करने वाली जो ताकतें हैं वो भी अपना मौका ढूंढ रही थी? मैंने कहा ना, ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, कौन कौन है। हम एक आउटकम कयास है सर, आउटकम से जिसको फ़ायदा हो इससे अंदाज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, इसलिए मैं ये फोरम में नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन ज़रूर वेस्ट इसमें है। लेकिन मोनार्की चाहने वाले लोगों ने जो ये किया था आंदोलन, उसमें गवर्नमेंट का इन्फिल्ट्रेशन प्रूव्ड है मार्च 2 का। अच्छा, मार्च में जो मोनार्की प्रोटेस्ट हुआ था उसमें गवर्नमेंट का इन्फिल्ट्रेशन है, उसको डिफेम किया है वास्तव में। कि पब्लिक सेंटिमेंट को उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया। और दूसरा, मैंने पहले भी बताया कि 2006 में जब पीस प्रोसेस होता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट के सभी साइड को आप इनवाइट करते हैं ना, तो मोनार्की और ट्रेडिशनल फोर्सेस को आपने बाहर क्यों रखा? क्योंकि आप पहले एक पॉलिटिकल डिजाइन करके
मैं बार बार इस चीज़ को एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि मान लीजिए लेट 80s में साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने अगर ये बोला होता कि हम अपार्थाइड रेजिम के लोगों के साथ बात नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते, तो पीस तो नहीं आता ना। तो पीस का मतलब ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट के पार्टीज है उनको पॉलिटिकल रीजन बाद में हो सकता है मोनार्की चाहिए नहीं चाहिए, आपने उसको भी एक्सक्लूड किया पीस प्रोसेस से। दूसरा, आपने वो सेंटिमेंट मोनार्की के चाहने वाले लोगों को बिल्कुल पराये की मतलब एक स्टेटस दे दिया, उसको इंक्लूड नहीं किया। तो इसलिए भी जब आप एक सेक्शन को बाहर रखते हैं और उसके बाद जिस कदर पॉलिटिकल पार्टीज अनपॉपुलर हो गए, वो उसके बाद का नतीजा है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, 2008 में जून में जब नेपाल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ही प्रोसेसलेस तरीका से मोनार्की को एबोलिश किया, उस समय भी 200 लोगों को मारकर किंग 10 दिन रह सकता था, 2 दिन, उसने नहीं किया वो। एक जब पैलेस, आज ओली वहाँ से निकल नहीं पाए, आर्मी हेलीकॉप्टर ने उनका और उनके सारे कैबिनेट मेंबर्स को और जजेस को रेस्क्यू किया हेलीकॉप्टर से लाके, अभी आर्मी के प्रोटेक्शन में है। लेकिन किंग ज्ञानेंद्र ने जब पैलेस छोड़ा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने ये बोला कि हम सेप्टर और क्राउन नेपाली जनता के सेफ कस्टडी में दे रहे हैं, और वो अपने से ड्राइव करके बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में वहाँ से विदा हो गया, वो अपनी वाइफ को अपने पास, वो सिचुएशन है। इसलिए उसका पॉपुलैरिटी उसी पॉइंट से बढ़ गया था। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इम्प्रेशन दे रखा था कि इस हिस्ट्री, लेकिन उसने ये हिस्ट्री मतलब वो प्रेजेंट भी बना, बीच बीच में मुल्क के इश्यूज़ के बारे में भी बोलता रहा। और आज ये लोग 230 बच्चे को मारकर भी हम सत्ता में रहेंगे, इस तरह के एटीट्यूड इन्होंने डिस्प्ले किया। इसलिए लोग कंपेयर करेंगे ना। दूसरा, किसी भी कंट्री में नहीं होता है दुनिया में कि मोनार्की हट जाए और उसी कंट्री में रहे, नेपाल एक्सेप्शन है। इससे एक इम्प्रेशन बन गया है कि मैं किंग ज्ञानेंद्र के बहुत सारे एक्शंस के बारे में फ़र्क मत रख सकता हूँ, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन, चूँकि ये मुल्क इस डायनेस्टी ने क्रिएट किया था, इसके क्रिएशन में लीड किया था, नेपाल आर्मी ने बहुत हिस्टोरिक रोल प्ले किया था मुल्क को एक बनाने के लिए 1768-69 में। ये इंस्टीट्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव वो मुल्क को मतलब वो ही इज़ कंसर्न अबाउट द कंट्री, ही डिडंट लीव फेसिंग ऑल दोज रिस्क्स। ये नेपाल का हकीकत है जो 20 साल पुराना है। हाँ। इसलिए उसको टोटली ये करना कि हाँ डिस्काउंट टोटली पिक्चर से हटाया नहीं जा सकता। हाँ, ये पिक्चर हटा, उसका किसी पीस प्रोसेस में, यहाँ तक कि उसको हेड ऑफ द स्टेट की दर्जा नहीं दिया, आर्मी का सिक्योरिटी उसको विड्रॉ किया। दे डिड एवरीथिंग टू ह्यूमिलिएट हिम। लेकिन इससे लोगों का सपोर्ट बढ़ता गया किंग के प्रति। जिस रेशियो में पॉलिटिकल पार्टीज अनपॉपुलर हो गए, करप्शन, उसी प्रोपोर्शन में उस इंस्टीट्यूशन के प्रति लोगों का मोह बढ़ता गया। यानी कि अभी जो एक इंस्टेबल जो सिचुएशन नेपाल में क्रिएट हुई है, लीडरशिप का एक वैक्यूम है, तो ऐसी स्थिति में जैसे कि हम आगे देख रहे हैं, जैसे हम बांग्लादेश में देख रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस आए, लेकिन अभी तक पूरी तरह से स्टेबल बांग्लादेश नहीं हुआ है, बार बार अल्पसंख्यकों पर हमले होते रहते हैं, इन सारी चीज़ें। तो नेपाल में भी अभी आने वाले महीनों में बहुत धीरे धीरे स्टेबिलिटी वापस आएगी। तो ऐसे टाइम पे क्या उस आवाज़ को जो दबी रह गई थी, जो पीछे दबी रह गई थी, जो जिसकी आवाज़ सामने नहीं आ रही थी जो आवाज़, क्या उसके लिए थोड़ी स्पेस बनेगी ऐसे अनस्टेबल सिचुएशन? ये मुझे लगता है विजडम अगर वो प्रिवेल करती है कि किसी को भी हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ये नहीं तो ओली या देउबा को क्यों इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन जो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको एक्सक्लूड करके आप सोल्यूशन में नहीं जा सकते। अनियर है लोगों का, ये करप्ट है, इन्होंने मिसरूल किया, लेकिन कैन यू एक्सक्लूड दोज फोर्सेस? लेकिन अभी तो किया जा रहा है एक्सक्लूड। नहीं, एक्सक्लूड तो नेता को कर रहे हैं ना, उनके पॉलिटिकल पार्टीज। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको एक सॉल्यूशन चाहिए, ड्यूरेबल सॉल्यूशन, तो आप कंसेंसस ऑल साइड्स मिलकर आप कंसिलेटरी पॉलिटिक्स आपको अप्रोच करना है। और जिस पॉइंट से आपने ये एवरेशन शुरू किया कि एक्सक्लूड करेंगे या प्रोसेसलेस तरीक़ा से मोनार्की को हटाएंगे, पीपल को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो आपको एड्रेस करना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब इश्यूज़ डायलॉग के बाद ही, अब आर्मी
रूल करे ऐसा कोई नहीं चाहता है। हाँ बिल्कुल। बांग्लादेश में नेपाल के आर्मी हमेशा पॉलिटिकल रहा है। हालांकि किंग पृथ्वीनारायण शाह के साथ वो मैंने बोला 1768-69 में वो आए, लेकिन हमेशा जो रेजिम चेंज हुआ है, सिस्टम चेंज हुआ है, उन लोगों ने कोऑपरेट किया है। उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया है। हालांकि 2006 में जब चेंज हुए, माओइस्ट और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आर्मी को, और उसमें यूएन फोर्स भी है जो स्पेशल ये आया था, उन्होंने ये चाहा कि आर्मी को हम डाउन साइज करेंगे और आर्मी को इंक्लूसिव बनाएंगे। आर्मी उस तरह के आर्मी में रह सकता है, रह नहीं सकता है। और उन्होंने हमेशा आर्मी को किंग के प्राइवेट आर्मी की तरह प्रोजेक्ट किया, यहाँ तक बोला कि ये आर्मी का काम नहीं है, ये सलामी मलामी गुलामी का आर्मी है, इसलिए इसको हटा दो। इसलिए पहली बार नेपाल आर्मी ने को उनका जो स्टेट बियरिंग हैसियत था उसका यूटिलाइज हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि आर्मी एक प्लेटफॉर्म की तरह, नॉट एज रूलर्स, एक कंसिलिएशन के लिए प्लेटफॉर्म की तरह काम करे, क्योंकि अभी कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं है क्रेडिबल। प्रेसिडेंट, नेपाल में 3 प्रेसिडेंट हुए गणतंत्र में, पहले रामवरण यादव, बाद में विद्या भंडारी, अभी रामचंद्र पौडेल। इन तीनों ने नेपाल में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह काम किया है, पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर के रूप में काम किया है, नॉट एज द हेड ऑफ द स्टेट अबव पार्टी। अच्छा, तो अभी आपने जैसे बताया कि उन्होंने संसद भवन पर हमला किया, सिंह दरबार पर हमला किया, राष्ट्रपति भवन पर हमला किया, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस पर हमला हुआ। तो जो मौजूदा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं सरकार की वहाँ पर नेपाल में, उन पर से तो युवाओं का विश्वास बहुत हद तक उठ गया है। तो आगे आने वाले समय में आप किस तरह का स्ट्रक्चर बनता हुआ नेपाल में देखते हैं? देखिए इंस्टीट्यूशंस पर लोगों का डिसबिलीफ नहीं है। जुडिशरी नहीं चाहिए, हम कोई भी नहीं बोलता है, लेकिन जुडिशरी फेयर, इम्पार्शियल, एफिशिएंट और जस्टिस डिलीवरी के काबिल होना चाहिए। इन लोगों ने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी, जो और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में अपनी पार्टी के कैडर को भर दिया। कोटा सिस्टम में कांग्रेस के इतने, एमआलए के इतने, माओइस्ट के इतने, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्सटेंशन या विंग नहीं है। जिस तरह मैंने बोला कि उसको पॉलिटिसाइज कर दिया, वो ख़त्म होना चाहिए। वो ख़त्म हो जाएगा तो लोगों को मतलब लोगों का, उनका क्रेडिबिलिटी रिस्टोर होगा। जुडिशरी तक पे लोगों को विश्वास नहीं है। नहीं, यही अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी तक में लोगों को विश्वास नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन लोग ये नहीं चाहते थे। ये रिपब्लिक का एक नया मॉडल इन लोगों ने क्रिएट किया, जिसके लिए 3 पार्टी, प्रचंड, बाबूराम भट्टराई, माधव नेपाल, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए उसका क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करना है, वो तो दिक्कत वाला काम नहीं है, इफ़ यू आर कमिटेड। और इससे अपने पास्ट फेलियर और अभी का मूवमेंट से कोई तो लेसन लेंगे ना, तो इसमें यही है, यू हैव टू अंडू द क्राइम्स यू डिड। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ठीक 1 किलोमीटर पीछे जो है सेना का मुख्यालय है। तो ये सवाल मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर भी उठ रहा है, इस पर एक कॉपीज भी छप रही हैं। ऐसे बीबीसी में कॉपी छपी थी कि सेना के रोल पर सवाल उठ रहा है। जी। सुप्रीम कोर्ट के ठीक 1 किलोमीटर पीछे सेना का मुख्यालय था, संसद भवन पे हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, इन सारी जगहों पर सेना के मुख्यालय पर हमला नहीं हुआ। ये बात भी उठ रहा है कि सेना क्या कंट्रोल कर सकती थी और वो उसमें नाकाम रही, क्या, क्यों ऐसा हुआ? 2 चीज़ मैं बताता हूँ। एक तो सेना के मुख्यालय में इसलिए हमला नहीं किया होगा कि उसका रिटेलिएशन होगा, दे विल बी द लूजर। लेकिन क्यों सेना ने एक्ट नहीं किया, इस पर मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग ये है कि सेना में एक रिजेंटमेंट था। वो सब गाली, सेना को विलीफाई किया ना 2006 से ज़्यादा, 2006 से इधर। और उस समय, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो 1968 में वो उनकी 1768 में वो उनकी, लेकिन 2006 का पॉलिटिकल चेंज के बाद सेना ने, इन लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, और टू सम एक्सटेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी, मैं वेस्टर्न पावर को बोलता हूँ उसमें। वेस्टर्न पावर्स कैसे? जैसे अमेरिका है, यूएन का स्पेशल ऑफिस बना, अनमीन, उन लोग उसमें लग गए कि सेना को डाउनसाइज करना है, पहले पीस प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसमें नहीं, वो शुरू से सेना को डाउनसाइज करना है और डिमोरलाइज करने में लगे हुए थे। इसमें नेपाल के पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी थे। एक दूसरा, जब सेना पर अटैक किया माओइस्ट ने, उस समय भी ये, जब सेना ने रिटेलिएट किया गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन में, सेना का ग्रीवांसेस हमेशा यह था कि हमको
ये पॉलिटिकल पार्टीज ने उस समय के गवर्नमेंट ने ओन नहीं किया रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको विलेन और क्रिमिनल की तरह ये प्रोजेक्ट किया। माओइस्ट के इंसर्जेंसी में माओइस्ट को कोई पनिशमेंट नहीं हुआ, लेकिन आर्मी के लोगों को पनिशमेंट हुआ। ये ग्रीवेंसेस है। तीसरा, मेरा जहाँ तक जानकारी है, मार्च में ओली किंग ज्ञानेंद्र को अरेस्ट करना चाहते थे या हाउस अरेस्ट करना चाहते थे आर्मी के आर्ट पर। तो आर्मी ने ये कन्वे किया कि ये सुसाइडल होगा, इससे जो सिचुएशन क्रिएट होता है वो अनकंट्रोलेबल होगा। अभी भी ये ऐसा, ये इसका कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे कंजंक्चर से के आधार में मैं बोल सकता हूँ कि आर्मी पर प्रधानमंत्री का और सरकार का भरोसा था कि कुछ होगा तो आर्मी हमारा साथ देगा। इसमें भी उन्होंने वार्न किया कि आप हमको यूज़ नहीं कीजिए ये इसमें। तो इसलिए तो मान लीजिए सिंह दरबार या आप सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, ये सही है उस डिस्टेंस में, लेकिन क्या आर्मी कहीं कुछ होता है प्रॉपर इसके बिना, इंस्ट्रक्शन के बिना जा सकता है क्या? ये नहीं जा सकता है ना, उसका एक काम करने का शैली होता है। जब सिचुएशन आया, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दिया, तो दे स्टेप्ड इन। तो इसलिए एक खतरनाक सिचुएशन भी आ सकता है कि कहीं दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, आर्मी उसमें गोली चलाने लगा, तो वेयर डज इट एंड? और मान लीजिए बाद में गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करती है, आर्मी को ही वो कल्प्रिट मानती ना। ये पास्ट उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। देयर वाज ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन एंड द गवर्नमेंट। हालांकि आर्मी ने कोऑपरेट किया, अनकोऑपरेट नहीं किया, मैं इसे मानता हूँ। आर्मी ने कंट्रोल करने में कोऑपरेट किया, लेकिन आप ये कह रहे हैं प्रॉपर कि एक प्रॉपर डिसीजन या जो स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, दैट विल टेक ए फॉर्मल डिसीजन, वो उन्होंने नहीं किया। वो जैसे भी हुआ, जैसे कहा कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, आर्मी के कंधे से गोली चलाना चाहता था सरकार। हाँ, कि बाद में कोई वायलेशन हो गया तो विल होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल, लेकिन वो फॉर्मल डिसीजन नहीं लेंगे। अच्छा, तो अब इस सिचुएशन से अगली लीडरशिप, अगला लीडर कौन बन के उभर रहा है? बार बार ये नाम चल रहा था, बालिन शाह का नाम चल रहा था, ऐसे अलग अलग गुरुओं का नाम चल रहा था, नाम तो रवि लामिछाने का भी आया। अभी फाइनली सुशीला कार्की को जेनजी ने ऐसे सामने रखा है अपने लीडर के तौर पर। तो आपको क्या लगता है आगे कौन सा नाम ऐसा होगा जो पूरा पुख्ता जो है वो लीड करेगा? देखिए, अभी सुशीला कार्की का नाम आ रहा है, उसका मेरे समझ से इसलिए कि सुशीला कार्की चीफ जस्टिस से रिटायर होने के बाद भी वो करप्शन के अगेंस्ट में बोलती रही पब्लिकली, ये सब में। इसलिए चूँकि दिस मूवमेंट बिगैन इनिशियली एज एन एंटी करप्शन मूवमेंट, इसलिए वो नाम स्वाभाविक था, आया। लेकिन बहुत सारे एम्बिशियस लोग हैं, और पावर प्ले भी अंदर का बाहर का प्ले भी होगा। दूसरा, बालन, इसलिए कि बालन एक आदमी है जिसने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया ओपनली, ये बोलकर कि, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि चूँकि हमारा एज पास 28 है, आई डोंट बिलोंग टू दैट जनरेशन, इसलिए लीड करने का राइट आपका है। लेकिन बालन कार्की तो 73 ईयर्स ओल्ड है। लेकिन वो तो बालन का सोच है ना, सुशीला कार्की का सोच शायद वो नहीं रहा होगा। अच्छा, है ना। तो तीसरा रवि का, इसलिए अब ये जो मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट के बाद अब दो तरह के डिवीजन दिख रहे हैं। उसमें हम लोग ये देख रहे हैं JNDV एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। 7 लोग 8 ग्रुप्स दिख रहे हैं कि हम ओरिजिनल JND है या दूसरा ये, एक कन्फ्यूजन होगा, उनको क्लियर नेता नहीं है जी, वो डेंजरस सिचुएशन है। नाइविटी है क्योंकि उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया। दूसरा, उनको लोग फर्क रूप से देखे, पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंट है, उनको वायलेंस को तो डिनाउंस करना है, लेकिन एश्योरेंस से देना है कि ये क्रिमिनल्स को हम इन्वेस्टिगेट करके बाहर लाएंगे, विल पनिश देम। ये अभी पता नहीं कितना इफेक्टली करेंगे। तीसरा, अब ये हो गया कि कल ओली ने भी बोल दिया, वो वहीं से स्टेटमेंट जारी किया। बहुत सारे कांग्रेस के लोग जो अभी थोड़ा डिमोरलाइज थे, वो बोल रहे हैं कि सोल्यूशन इसी पार्लियामेंट के अंदर से ढूंढना चाहिए। हालांकि पार्लियामेंट फेल हो गया है, लीडर्स फेल हो गए हैं। वही लीडर्स वो रिज़ाइन भी नहीं कर रहे। ओली ने रिज़ाइन नहीं किया, देवबा ने रिज़ाइन नहीं किया, प्रचंड ने रिज़ाइन किया। इसलिए वो इस सिचुएशन को अपने फेवर में लाना चाहते हैं, पावर में। कौन? तो
तीनों इसलिए ये दूसरा क्राइम होगा उनके तरफ से, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो जब तक पार्लियामेंट है तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। हाँ। इसलिए मुझे लगता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, इस सिस्टम ने, इस पार्लियामेंट ने अपना यूटिलिटी और रिलेवेंस आउटलिव किया है, खो दिया है। तो इसलिए उससे बाहर ही, मुझे पता नहीं प्रेसिडेंट का क्या होगा, वो डिमांड है प्रेसिडेंट भी रिजाइन करे, तो वो टोटल वैक्यूम में तो फिर कौन फंक्शन करेगा, आर्मी किसके कमांड में काम करेगा, ये भी सोल्यूशन है। अभी तो एक प्लेटफॉर्म, इसलिए ऑटोनोमसली उसको एक प्लेटफॉर्म कंसिलेटरी प्लेटफॉर्म के रूप में जाना है, तो मुझे लगता है कि उसको वो फ्रीडम मिलना चाहिए। इसीलिए बार बार ये आवाज़ जो है ये उठ रही है कि संसद को भंग किया जाए। बालिन शाह ने भी अपने ट्वीट में कहा कि संसद को पहले भंग करना है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ की ये भी आवाज़ उठ रही है कि अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जी। तो इसमें क्या क्या उनकी जो है मांग क्या है कि क्या बदलाव होने चाहिए? नहीं, वो पॉलिटिकल कंसेंसस की बात है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे समझ से कभी भी कंप्लीट नहीं था। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 308 आर्टिकल्स है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, एक आर्टिकल भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फुल हाउस में डिबेट नहीं हुआ। अच्छा। Not a single amendment was allowed to be moved. ये बोलते हैं कि ये वेस्टर्न एनजीओस ने ड्राफ्ट किया था, उसमें यूएन ने एक कंसल्टेंट हायर किया था, यस गाई, केनिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, आइडिया इंटरनेशनल इन्वॉल्व था, स्विस एनजीओ ग्रुप प्लेन चार्टर करके इनको कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का ट्रेनिंग देने के लिए लग्जरियस होटल में ले जाते थे, लेकिन कभी इन्होंने एक भी अमेंडमेंट मूव नहीं किया, एक आर्टिकल पर डिबेट भी नहीं हुआ। ये ट्रेजेडी था नेपाल में। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में एडुकेसी भी नहीं है, बहुत सारे लूप होल्स हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आप सोल्यूशन, मतलब यू कैन नॉट फाइंड अ सोल्यूशन। सर, अब मेरे न्यूज़ रूम के साथियों के भी कुछ सवाल हैं, उनमें से भी कुछ सवाल मैं पूछ लेता हूँ। पहला सवाल जो है वो मुरारी त्रिपाठी का है। उनका सवाल ये है कि 2008 के बाद से जो लोकतंत्र नेपाल में रहा, उसमें 17 साल में कुल 13 प्रधानमंत्री जो है सत्ता में रहे। ये एक इस बात का भी परिचायक है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमज़ोर रहा कि इतनी बार जो है लीडरशिप चेंज हुई। कौन से ऐसे मुद्दे थे लोकतंत्र में जिनसे युवाओं को दिक्कत थी? कौन से ऐसे बदलाव वो चाहते हैं? कौन से ऐसी परेशानियां थीं उस सिस्टम से जिसकी वजह से ये स्वरा आंदोलन हुआ? अंकुर, डेमोक्रेसी इज नॉट अ मियर लेबल, ये वे ऑफ लाइफ है। फंक्शन में अकाउंटेबिलिटी है, क्लैरिटी इन एजेंडा है। तो हमारे पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट बनाने के लिए जाते हैं, इतना डिसाइड करते हैं कि एक साल के, जैसे अभी है 14 महीना पहले शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेस और एमाले साथ आए, 3 महीना के बाद उसको हैंड ओवर करना था शेरबहादुर देउवा को फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ पार्लियामेंट। अब कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन आप इतना ही डिसाइड कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ओली, आपके प्राइम मिनिस्टर देउवा। जब 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन डिलीवर करना था, सितंबर 20 डेट तय हुआ था, लेकिन सितंबर 20 ये भी उस समय भी ये तय हुआ था कि हाँ, ये सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेस के लीडर हैं, उनके नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमोलगेट होगा, उसके बाद ओली प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये डेमोक्रेसी नहीं है। एक दूसरा, नेपाल के लीडर्स, वो प्रचंड 40 साल से पार्टी के लीडर हैं। ओली 2 टर्म कंप्लीट हो गया था, उसके बाद वो तीसरा टर्म के लिए पार्टी के विधान संशोधन करने की तैयारी में थे। तो यूथ मैटर नहीं करते। जब आप 70-80 साल के लोग ही लीड कर रहे हैं, तो रामचंद्र पौडेल अभी 80 साल के करीब होंगे जो राष्ट्रपति, वो 65 साल तक उनको युवा नेता बोलते थे। तो इसलिए वो सेंसिटिव नहीं थे। नेपाल में 5,000 के करीब, 6,000 के करीब यूथ एवरीडे बाहर जाते हैं, खाड़ी में जाकर काम करते हैं। हर रोज़ कफिन में उनका बॉडी आता है। वहाँ के नेपाल में ये अभी पहला क्वेश्चन आपका था क्यों अभी? ये 10 साल पहले हो जाता, लेकिन युवा पलायन, जिनके लिए फ्यूचर मैटर करता है, जिनका एंगर को गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकता है, वो तो रोज़ पलायन कर रहे हैं। वो अपने कंट्री में अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, और गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने उसको अपना सेफ्टी वॉल्व के रूप में लिया। इसलिए ये था कि डेमोक्रेसी तो कभी था ही नहीं, एजेंडा कभी नहीं थे,
और केवल ये करप्शन पावर को इस तरह एक्सरसाइज कर रहे थे कि वो टोटलिटेरियन मूड में जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट से उनको डर नहीं है, एंटी करप्शन बॉडी से उनको डर नहीं है, इसलिए रूल केवल शासन, लेकिन कोई लक्ष्य के बिना शासन था। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में साथ थे, इसलिए आज ये प्रॉब्लम आज इस रूप में आ रहा है। तो सर आपने अभी बताया कि 80 इयर्स के राष्ट्रपति थे, ओली खुद 74 बरस के थे। इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो जब जेनज़ी आंदोलन शुरू हुआ तो 28 इयर्स के ऐसे जो है कम उम्र के लोग थे। हमने ऐसी उम्मीद की थी कि यहाँ से कोई लीडर उभर कर आएगा तो कोई युवा लीडर उभर कर आएगा जिसकी 20, 25, 30, 35, 40 उम्र हो। लेकिन आखिर में जो लीडर उभर के आया वो 73 बरस की सुशीला कार्की हैं। सुशीला कार्की के साथ एक चीज़ ये अच्छी बात है कि वो पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं, उन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाया है। दूसरी चीज़ कि वो अभी तक एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं। अब तक जो 13 प्रधानमंत्री नेपाल में बने उनमें से कोई जो है महिला नहीं था। अगर सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनती हैं आगे चलकर तो वो पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। ऐसे में उनके सामने क्या चुनौतियां हैं? पहली चीज़ कि एक महिला होते हुए अब तक किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया। दूसरी चीज़ ये कि उनको जेनज़ी को रिप्रेजेंट करना है जिसकी उम्र जो है 28 से कम है और उनकी खुद की उम्र 73 है। तो सुशीला कार्की के सामने ऐसे माहौल में क्या चुनौतियां होंगी आने वाले समय? एक तो नॉर्मल सिचुएशन को नॉर्मल लाना है। दूसरा यूथ एस्पिरेशंस, और मुल्क का नेपाल का क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल फोरम में भी बहुत लो हो गया है। नेपाल का पासपोर्ट का उसका वैल्यू बहुत कम है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में करप्शन इंडेक्स में नेपाल बहुत ही ऊपर है। इस तरह का वो इमेज, नेपाल का जो इमेज है उसको आपको रिस्टोर करना है पॉजिटिव इसमें हिसाब से। नामिलसी के बाद वो करप्शन डिलीवरी देखिए। तीसरा ये कि वो करप्शन इन हाई प्लेसेस जो सबसे बड़ा है उसको कैसे डील करते हैं, सिस्टमिक रिफॉर्म कैसे करते हैं। हालांकि वो इंटरिम गवर्नमेंट है, लेकिन गाइडलाइन और कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आना है जहाँ डेमोक्रेसी भी इंश्योर हो, स्टेबिलिटी भी हो, सभी फोर्सेस, कोई भी एक्सक्लूशन का पॉलिटिक्स जो प्रैक्टिस किया था 17-18 साल में वो कैसे समाप्त हो। ये सब चैलेंजेस है। उनके लिए एक मार्ग चित्र, एक तो डेस्टिनेशन क्लियर करना है कि नेपाल का डेस्टिनेशन क्या है वो डिफाइन करना है, फिर वहाँ पहुँचने के लिए जो रोड मैप है वो बनाना है। ये इनके लिए चैलेंज है। हमारी साथी नेहा का ये सवाल है कि बांग्लादेश में भी ऐसा लीडर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना जिसके पास पॉलिटिक्स का कोई अनुभव नहीं था, राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। सुशीला कार्की अब नेपाल में लीड करने वाली हैं, लीड कर सकती हैं। उनके पास भी पॉलिटिक्स का, राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। तो इसको कैसे, किस तरह से देखा जाए कि आगे चल करके उनके लिए आसान होगा ये? नहीं, आसान तो नहीं है। अब नेपाल का सिचुएशन ये इससे कंट्री ट्रिप करना आसान नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल होना या पार्टी से बिलोंग करना पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन उनका क्या है, वो किस तरह मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आइडियोलॉजी क्या है? हाँ वही है। तो इसलिए वो डेमोक्रेटिक माइंडेड है। उनका स्टूडेंट लाइफ में नेपाली कांग्रेस जो बड़ा डेमोक्रेटिक पार्टी था उससे इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उससे आगे शी हैज़ टू प्रूव हरसेल्फ। अगर वो बन गई तो उनको खुद ही को साबित करना है कि ये पॉसिबल है। सर अब जो है अगला सवाल जो है हमारा वो भारत से जुड़ा है। नेपाल के लोग या नेपाल की जो अभी इस वक्त जो जेनज़ी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनकी जो लीडरशिप है वो भारत को किस तरह देख रही है ऐसे माहौल में कि भारत इस स्थिति में उसकी स्टेबिलिटी के, नेपाल की स्टेबिलिटी के लिए भारत क्या कर सकता है? अंकुर देखिए, मैं ये जानता हूँ कि मतलब ये जेनजी ग्रुप में नाइविटी है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, लेकिन उनका पॉजिटिव विश है। मैंने बोला कि ये शायद एक वेब पेज से शुरू हुआ, फन पेज से, लेकिन उसमें सटायर था, उसमें एक पीड़ा था कि हमारे लीडर्स लोग उनके वो कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, गरीब लोगों में कितना लैविश ये है, बच्चे लोग बाहर जाते हैं, ये फन पेज। लेकिन इसने लोगों के दिमाग में एक तरह का विद्रोह का फीलिंग इंजेक्ट किया और वो एक फोरम बना। मुझे नहीं लगता है कि वो नेपाल के बारे में उनमें क्लैरिटी नहीं है, एक्सेप्ट कि एक करप्शन ख़त्म होना चाहिए। तो इंडिया के बारे में क्या सोचेंगे, चाइना के बारे में क्या सोचेंगे, मुझे नहीं लगता कि उतना ब्रॉडर सोच है। लेकिन जनरल केवल ये युवा ग्रुप तो नहीं, चेंज तो सबको अफेक्ट करता है। वहाँ पर यह है कि नेपाल एक स्वतंत्र रहा है हमेशा मुल्क,
और इंडिया के साथ तो हमारा बहुत ही ये सिविलाइजेशनल से लेकर बहुत ही मल्टीफेसेटेड रिलेशन है। उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस ना हो, क्योंकि 2006 के जो एपिसोड हुआ वो इंटरफेरेंस माना जाता है, हम भी मानते हैं, क्योंकि माओइस्ट को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया ने बहुत ही रोल प्ले किया। उस समय के प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते थे, फिर भी उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी ने यहाँ तक किया कि यहाँ तक कहा अपने राइट अप में कि प्राइम मिनिस्टर से फ़र्क हम एजेंडा लेंगे, नेपाल के जो लोग जो चाहते हैं हम उसी को इंडोर्स करेंगे। और नेपाल के लोगों को भी आपने बोला, बाबूराम भट्टराई ने, जो इंडिया के साथ काफ़ी क्लोजली काम कर रहे थे, वो नेपाल के पीपल का आवाज़ टेस्ट नहीं हुआ था डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, कोई रेफरेंडम नहीं हुआ था, कोई डिबेट नहीं हुआ था। एनीवे, तो इंटरफेरेंस नहीं चाहते, लेकिन इंडिया के गुडविल सपोर्ट वो चाहते हैं। इंडिया के प्रति नेपाल में कोई इस तरह के इल विल नहीं है, चाइना के साथ भी। लेकिन अभी मैंने बोला ना 2006 के बाद चाइना बिग वे में आया, लेकिन चाइना नेबर होते हुए भी एक डिस्टेंट लैंड था पहले, लेकिन वो बैलेंस करना है, बैलेंस रिलेशन। एक कंट्री को दूसरे कंट्री के खिलाफ या अपना टेरिटोरी किसी मतलब छवि के खिलाफ में नहीं करना है, वो उनका कमिटमेंट है। और तीसरा ये है कि जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो दे आर डिप्लोमेटिक चैनल्स टू सॉर्ट इट आउट। मुझे लगता है कैपेबल है, विथ सिंसियरिटी सीरियसनेस वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बायलैटरल इश्यूज़ को। आखिरी जो सवाल मेरा ये है कि हाउ डू यू वांट टू सी नेपाल मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस सिचुएशन? आगे आप नेपाल को कैसे जाते हुए, किधर जाते हुए देखना चाहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल एक स्टेबल कंट्री जहाँ ट्रेडिशनल फोर्सेस, हिस्टोरिकल फोर्सेस से लेकर मॉडर्न चेंज को एस्पायर करने वाले फोर्सेस साथ काम करें। और हमारा अनफॉर्चुनेटली जो 18 साल का एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़, इवन रिपब्लिक में प्रेसिडेंट जो हुए हेड ऑफ द स्टेट्स, उन्होंने अपने को प्रूव नहीं किया, वो पार्टी के ही कार्यकर्ता के रूप में रहे। इसके कारण भी उस रिपब्लिक के हाईएस्ट ऑफिस में मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं रहा लोगों का। इसलिए दिस इज़ टाइम, क्योंकि मोनार्की को भी एक डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बांधकर सभी फोर्सेस साथ साथ आगे बढ़े। दैट विल इंश्योर स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, अ क्लियर डायरेक्शन ऑफ द कंट्री। तो नेपाल में पिछले 3-4 दिनों में जो कुछ हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सारी जो क्यूरियोसिटी हमारी थी उसको शांत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया युवराज सर। और इसके अलावा हमारी उम्मीद यही रहेगी कि जल्द से जल्द नेपाल स्टेबल हो, एक जो भी उन लीडरशिप प्रदर्शनकारी चाहते हैं वो नेपाल को जो है शांत बनाएं, जो भी आगे उसकी बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता है वो कुछ सब कुछ हो। बाकी नेपाल से जुड़ी जो भी खबरें हैं वो सारी हम आपको ललन टॉप के थ्रू पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।